तीन का तर्कश आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। पश्चिम एशिया में जंग की आग भड़क रही है, 13वां दिन है आज, और इन सब के बीच देश के भीतर भी एक चर्चा छिड़ गई है जिसकी गूंज आज देश की संसद में एक नए सिरे में प्रदर्शन की सूरत में दिखाई दी। एलपीजी सिलेंडर को लेकर सियासत उबाल पर है। संसद के भीतर आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए तो विपक्ष ने सिलेंडर संकट को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। संसद परिसर में नारेबाजी भी हुई, पोस्टर लहराए गए, जवाब भी मांगा गया। वहीं सरकार ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से चर्चा की मांग की है। शाम 4:30 बजे राहुल गांधी लोकसभा में गैस संकट के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। अब सवाल यह है, क्या वैश्विक तनाव का असर भारत की रसोई तक पहुंच गया है और क्या संसद में इस ठोस उस पर जवाब मिलेगा? लेकिन इस बीच आपको बता दें, एलपीजी के मुद्दे पर राहुल गांधी बोलेंगे 4:30 बजे का समय, जिसकी जानकारी मैं आपको दे भी रही थी। तो आज ये देखना होगा कि विपक्ष जब इस विषय पर सवाल पूछेगा, क्योंकि बीते 2-3 दिन से, जिस दिन 9 मार्च जब से संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है और उसके बाद युद्ध के बाद के हालातों में देश में जो परिवर्तन आए हैं, इन सबके बीच एक चिंता जरूर है। लेकिन सरकार ने बार बार ये कहा है कि घरेलू सप्लाई में कोई प्रभाव अभी नहीं है, लेकिन कमर्शियल जहां पर सिलेंडर्स की सप्लाई है वहां पर कटौती की गई है, उसका इंपैक्ट जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच अफवाहों पर ध्यान ना दे, इस बात का जिक्र सरकार बार बार कर रही है। लेकिन विपक्ष का यह कहना है, आइए आपको पहले सुनवाते हैं बयान, उसके बाद फिर आगे डिबेट पर बढ़ेंगे। बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। और इस बीच आपको यह भी बता दूं, देखिए लोकसभा में फिर विपक्ष का हंगामा, सदन के भीतर बर्तन तक बजाए गए। टीएमसी की महिला सांसद बर्तन लेकर वहां पहुंची और कार्यवाही के दौरान भी वहां पर बर्तन बजाए गए। तो विरोध का एक तरीका ये भी, जहां आज सदन के भीतर आपको गैस सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है, बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरा प्रदर्शन किस लिए? क्योंकि रसोई गैस के दाम बढ़े। और पहले सुनते हैं जरा एक बार सदन की कार्यवाही के दौरान हुआ। माननीय सभापति जी, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। रेलवे मंत्री बोल रहे हैं। माननीय सदस्य सभी बैठिए, रेलवे मिनिस्टर बोल रहे हैं, प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से विश्व में आज एक बड़ी समस्या है, आज समय ऐसा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सभी के खिलाफ। ये तरीका उचित नहीं है, सभी लोगों ने देखा। माननीय सदस्यगण प्लीज अपने अपने स्थान पर विराजिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी से विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रभात कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी से मलूक नागर जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से आएंगे। तो इन सब का रुख करूंगी, लेकिन पहले प्रभात के पास सीधे चल लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत के पास पहले सीधे रुख कर लेते हैं। प्रशांत, इस वक्त हमने देखिए सदन की कार्यवाही भी दिखाई, बर्तन की गूंज आज वहां सुनाई दे रही है, सिलेंडर की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है, लेकिन विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है? हालांकि 4:30 बजे का समय तय है जब राहुल गांधी बोलेंगे, किस तैयारी के साथ आज सदन में जाएंगे, क्या भाषण के केंद्र में रहेगा? नहीं, देखिए अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने सदन के बाहर एक बयान दिया है और उसमें जो कुछ बातें कही हैं वो आपने सुना है। सुबह से विपक्ष की ओर से लगातार इस मामले पर प्रदर्शन किया गया, पहले संसद भवन के बाहर,
संसद भवन प्रांगण में ही, लेकिन उसके बाद हाउस में भी उसको उठाया गया और राहुल गांधी ने इस पर चर्चा का नोटिस दिया है। और इसी नोटिस को देखते हुए अभी हम लोगों को जो जानकारी मिल पाई है अभी तक, उसके मुताबिक 4:30 बजे के आसपास हो सकता है इस मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए। मैंने स्पीकर ऑफिस से ये चेक किया, उनका कहना था कि सरकार से कहा गया है कि वो इस पर छोटी चर्चा इस पर हो सकती है आज। हो सकता है कि राहुल गांधी और तमाम जो बाकी जो अपनी अपनी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस पर बात रखें और उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी उसका एक संक्षिप्त जवाब दें, क्योंकि जो 4 बजे ब्रीफिंग रखी गई थी सरकार की तरफ से वो 5:30 कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि पहले वो हरदीप पुरी की तरफ से कोई बयान संसद में दिया जाएगा और विपक्ष की तरफ से भी कुछ सांसद और जो बड़े नेता हैं वो अपनी बात रखेंगे। विपक्ष को लगता है कि सरकार, और उनका ये आरोप है कि सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की, इसलिए देश के अलग अलग इलाकों में कई जगह से इस तरह की कमी की खबरें आ रही हैं। हालांकि सरकार ने बिल्कुल कई बार ये साफ किया है। सरकार की तरफ से अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय एक तरह से कमेटी बनाई गई है जो लगातार इस पर मामले पर नजर रखी हुई है। कई बैठकें हो चुकी हैं इस कमेटी की। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लगातार इंतजार में रहेगा। फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बीजेपी से विजय शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी से प्रभात कुमार आ गए हैं, मलुक नागर आरएलडी से हमारे साथ इस वक्त हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सीधे प्रभात कुमार जी आपका रुख करते हुए, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ये बार बार वो सवाल खड़ा कर रहे हैं आपके ऊपर। ग्लोबल क्राइसिस के वक्त में हम तैयार हैं, मैनेज कर रहे हैं। आज भी अमित मालवीय ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने एक शिप की तस्वीर भी शेयर की है जो शिप वहां से क्रॉसओवर हुआ है। अब भाई जिस सत्ता दल की प्रतिनिधि हैं वो, तो इस लिहाज से मैं उनका ये ट्वीट कोट कर रही हूं आपके सामने। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस के बीच सिर्फ भारत इकलौता देश नहीं है जहां पर समस्या हो रही है, जहां जहां सप्लाईज होती हैं सर वहां भी दिक्कत है। तो क्या विपक्ष इस नजरिए से नहीं देख रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? सबसे बड़ी बात की मैं अपना संबोधन शुरू करने से पहले दिनकर की एक बड़ी अच्छी पंक्ति थी कि कुपथ सागर रस दौड़ रहा है, पथ निर्देशक वह है और लाज लजाती जिसकी कीर्ति से धृत उपदेशक वह है। आज जो इस देश की सरकार, अभी आपने कहा सरकार मान तो रही है कि संकट है। जब राहुल गांधी जी ने कहा था, आज की बात नहीं है, आप याद कीजिए जीएसटी के वक्त भी राहुल गांधी जी ने कहा था, नोटबंदी के वक्त भी राहुल गांधी जी ने कहा था, इससे पहले जब कोरोना की वैश्विक महामारी का दौर आने वाला था तब भी राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। लेकिन तब इनको मजाक सूझता था, तब इनको लगता था सिर्फ राहुल गांधी का मजाक उड़ाना इनका काम रह गया, सरकार का काम राहुल गांधी का मजाक उड़ाना है। लेकिन आज फिर से राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये जो आप कर रहे हैं, आज मुझे बताइए ना, आज जयशंकर जी जा रहे हैं, कर रहे हैं साइन, कर रहे हैं वार्ता। ये काम उस दिन भी किया जा सकता था, हमारा क्या लेना देना भाई, हम तो गुट निरपेक्ष वाले हैं ना, तो फिर हम क्यों इधर उधर जा रहे थे? लेकिन आपका जिस तरह से अभी आप वक्तव्य दे रहे हैं सर, मेरा सवाल ये कि आपका दावा यहां पर यह है कि राहुल गांधी जी सही साबित हुए, उनकी इंडिविजुअल बात इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है या देश की बात जरूरी है? मैंने आपसे ये सवाल पूछा सर, ठीक है, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, आप पूरा आंसर करिएगा। मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि इस वक्त दुनिया के 85 देश हैं, 85 countries have reported increase in petrol prices since the attacks on Iran by the US and Israel began on February 28th. 85 देशों में पेट्रोल प्राइस में बढ़ावा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है सर। भारत इकलौता नहीं है। मैं इस आधार पर आपसे सवाल पूछ रही हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ग्लोबल क्राइसिस के बैकड्रॉप में हुई इस घटना को नहीं देख रहा है क्या? नहीं सर, विपक्ष तो देख ही रहा है। दिक्कत इस बात की है कि जिनको देखना चाहिए वो नहीं देख पा रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। समस्या इस बात की है, वो कंफ्यूज हैं। देश की सरकार कंफ्यूज और कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आप समझिए, मैंने राहुल गांधी जी के महिमा मंडन के लिए बात नहीं रखी थी। मैंने कहा था इस देश में। ठीक है, चलिए सर, आपको रोक के एक बड़ी खबर इस वक्त दे रही हूं अपने दर्शकों को। पश्चिम एशिया संकट पर यहां पर विदेश मंत्रालय का अहम बयान आया है, उसकी जानकारी एक बार आपको दे दें। स्टेटमेंट एक बार सुन लेते हैं यहां पर। who wish to travel to Azerbaijan and Armenia and from there to take commercial flights to return home. We are assisting them with visas. We are also assisting them with land border crossings. So this is happening. We've had several Indian nationals who have
approached us, and we have helped them to cross over into Azerbaijan and Armenia, and for them from there to take commercial options of flying back home. I would take this opportunity to advise all Indian nationals who are desiring to leave Iran via land borders. They should adhere to the advisory that our embassy has issued. This was issued on 9th March, and they will do the needful. Our mission in Tehran, needless to say, stays in constant touch with our community members and is offering all possible assistance to them. देखिए, ईरान में करीबन 9,000 हमारे भारतीय नागरिक हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग वहाँ शिक्षा के लिए गए हों, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो या कोई अन्य शिक्षा हो। वहाँ पर नाविक लोग भी हैं, कुछ व्यवसाय जगत से जुड़े लोग हैं, कुछ वहाँ पर जो लोग पिलग्रिम्स के रूप में वहाँ पर गए हैं वो लोग हैं। इनमें से कई लोग जब 14 जनवरी को और 23 फरवरी को हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप देश छोड़ें, तो बहुत सारे लोग, खासकर स्टूडेंट्स, वहाँ से ईरान छोड़ के हमारे यहाँ घर वापस आ गए। उसके बाद भी जब युद्ध शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो हम लोगों ने बहुत सारे छात्रगण जो तेहरान में थे और अन्य लोग जो तेहरान में थे, पिलग्रिम्स। तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल साहब को आप सुन रहे हैं, वो जो भारतीय फंसे हुए हैं और जो लौटना चाहते हैं उनको कैसे देश वापस लाया जाएगा उसकी जानकारी दे रहे थे। अनुराग जी, क्यों भरोसा नहीं हो रहा आप लोगों को सरकार की बात पर? अभी यहाँ पर हम रणधीर जायसवाल साहब को सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहां पर क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, और ये सब कुछ तो ऑन रिकॉर्ड है ना, सरकार का बयान है सर। अच्छा बताइए कैसे विश्वास कर लें? सरकार कहती है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, 60 रुपए आप बढ़ा देते हैं, उसके बाद होटलों में आप चले जाइए, 20% होटल ने अपने खाना बनाना बंद कर दिया। हाई कोर्ट के अंदर में अब खाना नहीं मिलेगा, आपको सैंडविच वगैरह मिलेंगे। रेलवे ने भी कह दिया कि भैया हम आपको गर्म खाना नहीं दे पाएंगे, आपको भी सैंडविच से काम चलाना पड़ेगा। सवाल है कि लगातार जब कटौती हो रही है तो पता चल रहा है ना कि गैस की किल्लत हो रही है। जब सरकार को मालूम था कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको अपने रिश्ते जो ईरान से हमारे अच्छे थे तो बना के रखना चाहिए था। भाई आपके रिश्ते, हमारे हिंदुस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, तो ईरान से बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? ईरान से भी अच्छे रखते, हमेशा से अच्छे थे। ईरान 99 में और 90 में जब हम आप देखोगे तो हमेशा उसने भारत के साथ दिया है, हमेशा भारत की तरफदारी की है। अनुराग जी, लेकिन अमित मालवीय तो ये दावा कर रहे हैं कि एक शिप वहां से आ गया है हॉर्मुज से, वो तो दावा कर रहे हैं कि एक शिप आ गया है। हाँ तो उनके घर में LPG है ना, जो लाइन में लगे उनसे पूछिए ना। मीनाक्षी जी वो विजुअल दिखा दीजिए ना, जो लोग परेशान हैं। कमाल की बात करते, कुछ भी बोलने से चल जाता है, ट्वीट करने से काम हो जाता है क्या? कोविड काल में आपको याद है ट्वीट आते थे, और मात्र ऑक्सीजन के सिलेंडर से कमी की वजह से लोग तड़प के मर गए सरकार की नाकामी की वजह से। याद है आपको? आपको ये भी याद होगा कि लॉकडाउन कर दिया था, सारी ट्रेनें, हवाई जहाज खड़े रह गए, लोग पैदल चल के लोगों की मौत हुई। सुन लीजिए मेरी बात, ठीक करके भागिए मत। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। विपक्ष जब उनको जगाता है तो कहेंगे पता क्या, विपक्ष हमेशा हर बात में राजनीति करता है, विपक्ष को राजनीति का मौका चाहिए। ये जब भी आपदा आती है उसमें अवसर खोजते हैं। अरे आपदा भी तो आपकी वजह से आती है, आप क्यों नहीं उसके पहले उसके ऊपर पूरे अपने को सुनिश्चित कर लेते? जब आपको पता था इस तरह की घटना होने में 60% हम LPG जो 60% गैस है हम आयात पे निर्भर है। चलिए इसका जवाब में बीजेपी से हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं। विजय शर्मा जी, आपने विपक्ष के से जो हमारे पैनलिस्ट थे प्रभात कुमार जी, अनुराग जी, दोनों की बात सुन ली। सर, आज संसद में विपक्ष के सांसद सिलेंडर लेके पहुंचे, वो तस्वीर भी सर हम दिखा रहे हैं। मुझे बीजेपी के भी उन प्रोटेस्ट की तस्वीरें सर याद हैं, जब ईंधन भरने पर आप लोग विपक्ष में बैठते थे और सिलेंडर लेकर आपके नेता बैठे हैं सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए। संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट हुए हैं। तो आप लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया वो सही था, और आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो गलत है, इसका क्या आधार है सर? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? चूड़ियां भी भेजते थे ये चूड़ियां भी मीनाक्षी जी, पूछिए इनसे। मीनाक्षी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और इसका जवाब मैं तथ्य के आधार पर देना चाहता हूं। मैं आपको एक पेपर दिखाना चाहता हूं, अप्रैल 2004 तक हमारी सरकार थी, क्या रेट था आप देखिए, ये LPG का।
292 रुपए में एक गैस सिलेंडर मिलता था। और 2014 में इनकी सरकार जब गई थी तब क्या रेट था? तब रेट था 1241 रुपए। अब आप देखिए 4 गुना रेट बढ़ गया। और आज का मैं आपको दिखाता हूं कितना है, 950 रुपए के करीब। यह पहली बार है कि नेचुरल तरीके से रेट बढ़ते हैं और यहां उल्टे रेट घट गए हैं 300 रुपए के आसपास। तो ये अनुराग जी क्या बताना चाहते? दूसरा, इन्होंने एक ऐसी बात की है, मेरे ख्याल से लोग मजाक उड़ाएंगे। ये कहते हैं रेलवे के अंदर गर्म खाना नहीं मिलेगा। मीनाक्षी जी, आपने भी ट्रेवल किया होगा कि वहां रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं जहां गर्म किया जाता है। मैं तो कई बार शताब्दी में और सारी जितनी भी ट्रेन है उनमें जाने का मौका मिला है। तो ये कैसी झूठी बातें यहाँ परोस रहे हैं, ये इनसे पता लगता है, इनका पता लगता है झूठ कैसा है। अब बीच में बोलेंगे। अभी इन्होंने कोरोना का नाम लिया कि कोरोना में, अरे भाई 7 दिन के अंदर, अरे तो रेलवे में कौन सी एलपीजी लगती है? अरे भाई झूठ के लिए माफी मांगो झूठ बोलने के लिए। टीवी के ऊपर झूठ बोलते हुए पकड़े गए, अनुराग जी पकड़े गए, झूठ बोलते हुए पकड़े गए। रेलवे में कौन सी एलपीजी लगती है बताइए आप मुझे। झूठ पकड़ा गया, आपका झूठ पकड़ा गया। दूसरा, ईरान के अंदर जो जलदमरू है मध्य, वहां से जहाज आने शुरू हो गए इंडिया के लिए। ये हमारी सिलेंडर पकड़ाई है आप लोगों को, बस कूटनीति का परिणाम है। हमारा झूठ पकड़ रहे हैं। हमारे आज ईरान ने यहाँ पे चूल्हा नहीं जल रहा है, लोग लाइन लगाए खड़े हैं दी है और हमारा कि आप ले जा सकते हो। दूसरा, इन्होंने कोविड में कहा, अरे भाई हेल्थ किट तक नहीं बनती थी इंडिया में, हमने तैयारी की थी और सबसे कम नुकसान हुआ था हमारा इंडिया के अंदर। कितने लोगों की मौत होगी करोड़ हमने कोविड की वैक्सीनेशन किया और 40 से मलूक नागर जी, ठीक है, मलूक नागर जी को भी मैं चर्चा में लेकर आऊंगी। अब मलूक नागर जी, हाँ ओके, मलूक नागर जी मुझे ये बताइए, आज राहुल गांधी सदन में बोलेंगे 4:30 बजे शाम को, और अभी जब मीडिया के सामने आए वो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कही कि ये संकट का वक्त है, हमारी दहलीज पर संकट आ गया है, हम कह रहे हैं यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। क्या गलत कह रहे हैं अगर ऐसा कह दिया? तैयार रहिए, क्या गलत है ये कहने में? देखिए मीनाक्षी जी, पहला दौर एक अलग था जब विपक्ष अपनी भूमिका निभा करके दिखाता था, कुछ बोले जो पब्लिक के फेवर में जाए। आज का दौर अलग है, वो टेलीविजन, वो सोशल मीडिया, वो वायरल, वो चीजें एकदम फैलती है। तो देखिए ये बीच में डीजल का इंजन बज रहा है, इसे बंद करो या फिर मुझे इसके साथ बात ऐसी बोलते हो पहले ठीक है। अनुराग जी आपको ही दूंगी मौका इसके बाद। प्रभात जी भी मुस्कुरा रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं मलूक नागर जी। ऐसे ही बोलता हूँ, तुम्हारा पार्टी का कोई संसद में जब कहीं और बैठता था, अब विपक्ष पार्लियामेंट बैठता है। ठीक है, बोलिए मलूक नागर जी, एक सेकंड। छीनती हुई चली जाएगी और ये डीजल का इंजन बज रहा है। ठीक है अनुराग जी, प्रभात जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, अभी वो पहली बार बोल रहे हैं, आप लोग अपना अपना वक्तव्य कंप्लीट कर चुके हैं, सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिएगा। और प्रदर्शन करोगे और गैस के सिलेंडर लेकर के, तो क्या देश में ये तुम भड़काना चाहते हो? और जो बिचौलिया हैं, जो जमाखोर हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनसे मिले हुए हैं, तो वो क्या महंगे रेटों पे पब्लिक को ठगना चाहते हैं? सरकार संवेदनशील है, सरकार यूपीए की होती तो ऐसे निर्णय नहीं ले सकती थी जो आज के दौर में एनडीए की सरकार निर्णय ले रही है। ये आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, वैसे तो इनकी ताल लगती नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलो। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, लोगों को विपक्ष भड़का रहा है क्या? जो लाइनें लग रही है सड़क पर, जो लाइनें सड़क पर लग रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी भड़का रही है, समाजवादी पार्टी भड़का रही है, तृणमूल भड़का रही है, कौन भड़का रहा है? क्लियर बोलिए ना सर, जो लोग खड़े हैं सड़कों पर वो कौन लोग हैं? सरकार संवेदनशील है, तमाम उपाय जवाब ले लो ना मीनाक्षी जी, तमाम उपाय लगाए जा रहे हैं, सरकार संवेदनशील है, जनता का ध्यान इनसे ज्यादा रखते हैं, लेकिन अगर ये दिखाएंगे जवाब दीजिए अनुराग जी। हाँ प्रभात जी आ रही हूँ इसके बाद आपके पास, ठीक है अनुराग जी इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं, बोलिए अनुराग भदौरिया। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष ने 60 रुपए बढ़ा दिए एलपीजी के, और इनको याद नहीं पुरानी फोटो में सर के ऊपर सिलेंडर लेके कौन कौन घूमता था, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और विपक्ष ने एलपीजी पहुंचा दी रेलवे के अंदर, मेरी बात पूरी हो जाए। अब सवाल ये है, पहले चूल्हे से जलती थी, खुशियों की लो, गैस नहीं मिलेगी,
इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को डर बैठ जाए, लोगों को डराना चाहते हैं, देश में ठीक है मलूक नागर जी, सुन लीजिए सर, अब जवाब सुन लेते हैं एक बार। दिखा के और इनके बिचौलिए जो जमाखोर हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा रुक जा, अनुराग जी, हो गया अनुराग जी मेरी बात सुनिए जरा सर, एक सेकंड। मलूक नागर जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सर, 1 बाय 1 बोलेंगे प्लीज, जिसको मैं बोलने के लिए कहूँ प्लीज वो अपना वक्तव्य दें। अनुराग जी एक डेटा रख रही हूँ आपके सामने, मैंने बताया आपको 85 कंट्रीज हैं जहां पर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं सर, और वियतनाम में रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पेट्रोल प्राइस इंक्रीज ऑफ नियरली 50% बढ़ा है वहां पर। 9 मार्च का डेटा बता रही हूँ, 23 फरवरी से 9 मार्च के बीच का सर आपको ये। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है सर, क्या आप लोग दुनिया में ग्लोबल सिनेरियो क्या है, क्या आप उसकी तरफ नजर डाल रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि ठीक है सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो बस सरकार को, आपको सरकार की बैशिंग करनी है? लेकिन विश्व में क्या हो रहा है, क्या विपक्ष विश्व में क्या हो रहा है ये बात देख रहा है या नहीं देख रहा है? देखिए, पहले चूल्हे से जलती थी खुशियों की लौ, पहले चूल्हे से जलती थी खुशियों की लौ, अब सिलेंडर के दाम सुनकर दिल जलने लगे हैं। तो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता है, करते रहते हो और कहोगे मैं एमपी रहे, काहे के एमपी रहे जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं सिलेंडर का मतलब क्या होता है। अभी सिलेंडर की स्पेलिंग भी नहीं आती है, सिलेंडर का अच्छा सिलेंडर की फुल फॉर्म मालूम है क्या? मतलब है, ठीक है विजय जी, हाँ विजय जी को लाइए स्क्रीन पर। विजय जी देखिए, विपक्ष तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग बेटर प्रिपेयर्ड थे। अब बेशक प्रधानमंत्री भी, आ रही हूँ प्रभात जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए सर, आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ सर। मेरी बात मलूक नागर जी प्लीज सर, मजबूरी में मुझे फिर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज 1 बाय 1 बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। नहीं, ऑडियो डाउन करिए इनका, तीनों का ऑडियो डाउन करिए, मैं जिस समय बात करूंगी उसमें आप जवाब दीजिए, ऐसे नहीं होगा प्लीज, बिल्कुल भी प्लीज। विजय जी मुझे ये बताइए, विपक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग बेटर प्रिपेयर्ड थे, कालाबाजारी सर हो रही है। एनडीटीवी ने कल रात 10 बजे के शो में दिखाया है कि किस तरह की परिस्थितियां सड़क पर है। 500 रुपए का, 600 रुपए का, 900 रुपए का सिलेंडर 600-700 रुपए एक्स्ट्रा पे मिल रहा है, 1600 रुपए में मिल रहा है, 2000 रुपए में मिल रहा है। ऑन कैमरा पकड़े गए हैं लोग ये बोलते हुए कि युद्ध चल रहा है, हम तो इतने में बेचेंगे। कौन जिम्मेदार है सर? क्यों एक्शन नहीं हो रहा इन पर? मीनाक्षी जी, एस्मा लगा दिया गया है, वो किसी लिए लगाया, इसीलिए लगा दिया गया है। जो काला बाजारी करेंगे उनको पकड़ा जाएगा। जो समाजवादी कांग्रेस के कृत्य है, इन्होंने पैनिक क्रिएट किया है, लोगों में भय व्याप्त कर दिया इन्होंने। बात नहीं होगी, मुझे बताइए, डेटा दीजिए, कितनी गिरफ्तारियां हुई? बिल्कुल बिल्कुल कालाबाजारी के लिए कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं विजय जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों को भड़का रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों को भड़का रहा है, तो मुझे बताइए कि विपक्ष के किस नेता पे कार्रवाई करेंगे आप? जी सीधे बताइए। मैं कह रहा हूं जो भी इसमें, चाहे जितना बड़ा नेता हो, अगर इसमें जो संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। आपके अनुराग भदौरिया अभी झूठ बोल रहे, टीवी पे पकड़े गए कि रेलवे के अंदर ठंडा खाना दिया जा रहा है जबकि वहां इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं। तो ये झूठ फैलाने काम टीवी के ऊपर नहीं छोड़ रहे, ऐसे झूठे ये। और इन्होंने कहा कि बीजेपी आंदोलन करती थी, अरे हम महंगाई के खिलाफ करते थे, सिलेंडर के खिलाफ जो मैंने दिखाया था ये देखिए, इस तरह से। तो अनुराग भदौरिया, आप झूठ बोलते हो। हमारे पास मैं कुछ आंकड़े और बताता हूं, 2014 में हमारे पास क्रूड ऑयल का कोई स्टॉक नहीं था, आज हमारे पास 2-2.5 महीने का है, 8 सप्ताह का। ये हमारी प्रिपरेशन है। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों के प्रति समर्पित है। इस तरह से नहीं कि लोगों में भय व्याप्त कर दो, और जो जमाखोर है इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, और एक-एक कार्रवाई जितने लोग भी प्रभात जी, अगर आप प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए अगले कुछ दिनों की? क्या आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए? परिस्थितियां किस दिशा में जा रही है देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी घरेलू सप्लाई पर तो सर कोई असर नहीं आया है, घरेलू सप्लाई पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आया है अभी। प्रभात जी, मीनाक्षी जी, मलुक भाई मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता है उनका, और मलुक भाई हमेशा धीरे से सच बोलते हैं। जब सच बोलते हैं तो धीरे से बोलते हैं। धीरे से सच बोलते हैं? ये धीरे से सच बोलना क्या होता है? मैं बताता हूं ना, अरे मैं बताता हूं कैसे धीरे से सच बोला इन्होंने कहा काला बाजारी की जा रही है। आपको बताऊं मलुक भाई, सबसे बड़ा काला बाजारी कौन करता है इस देश के अंदर? जो मित्र है ना मोदी जी के। जब क्रूड ऑयल की कीमत 55 रुपए प्रति डॉलर बैरल थी, तो देश को 100 रुपए का पेट्रोल आप बेच रहे थे। तो ये जो, और
रशिया से पेट्रोल खरीद करके यूरोप में पेट्रोल बेचा जा रहा था। मलुक भाई, पूरा देश जानता है। मीनाक्षी जी जवाब लेना इस पे। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। शांत होइएगा। क्या भाई, अभी आपकी भी पोल खोलता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि 2014 से पहले के लोग इस देश में और इस दुनिया में नहीं है क्या? आप जब 1200 का सिलेंडर बोलते हैं ना, तो लोग हंस रहे हैं विजय भाई आप पर। हमने 400 का सिलेंडर दिया था उस समय जब आपको सौंपी थी सरकार, और 1,78,000 करोड़ रुपए रिजर्व दिए थे आपको, जिसको बेच के खा गए आप। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हर कुछ बेच दिया आपने इस देश के अंदर। ठीक है प्रभात जी, आपको एक सेकंड के लिए रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ सर, रोकना पड़ रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ी जानकारी दी है। हाल में ईरान के विदेश मंत्री से 3 बार बात हुई है, ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान से बात हुई है और जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बात हुई है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हुई है। लोग एडवाइजरीज का पालन करें। और इस बीच रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि हम भारतीयों के संपर्क में हैं, जिन्हें वापस लाना है उसके लिए प्रयास जारी है। और इस बीच बड़ा बयान हालांकि ये है कि ईरान के विदेश मंत्री से 3 बार बात हुई है। दोनों काउंटर पार्ट्स के बीच ये बातचीत हुई है, भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर और वहां से ये बातचीत हुई है। अब यहां से देखना ये है कि इस बातचीत से निकलकर क्या आता है, लेकिन मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है जहाजों की सुरक्षा पर। सुनते क्या कहा उन्होंने। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बड़ा बयान यहां पर जो है रणधीर जायसवाल ने दिया। उन्होंने कहा अभी कुछ भी आगे की बात, बड़ा बयान देना जल्दबाजी होगा, लेकिन 3 बार बात हुई है और जहाजों की सुरक्षा को लेकर बात हुई है। प्रभात जी आप कंटिन्यू करिए क्योंकि आपका स्टेटमेंट बीच में रुक गया था। लेकिन देखिए, मैं चाहूंगी इस पर टिप्पणी करिए सर। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन क्या आपको यह बड़ा डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता कि देश की सरकार जो प्रयास होने हैं इस समय पे, समस्या जटिल है सर, ये तो मानिए ना, किस तरह के हालात है ये तो देखिए। और इन सबके बीच 3 बार बात हुई है, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं। आज कहां पर हम दोस्ती के साथ खड़े हैं, कल कहां पर उतार चढ़ाव आता है। ये डिप्लोमेसी की दुनिया है सर। क्या थोड़ा खुले दिल के साथ बड़ी पिक्चर को नहीं देखेंगे आप? मीनाक्षी जी, अब मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से। ये डायलॉग डे फर्स्ट से शुरू होना चाहिए था। हम यही डिमांड कर रहे थे मीनाक्षी जी। तब ये आकर के चैनलों में बैठ के उल्टे पुल्टे बयान देते थे, जैसे उल्टे पुल्टे बयान प्रधानमंत्री का होता है। विजय भाई को क्या है गैस की दिक्कत आएगी भाई? हमारे नागर साहब को क्या है गैस की दिक्कत आएगी? इसलिए दिक्कत नहीं आएगी, ये नाले में पाइप डालेंगे, भगोना लगाएंगे, फिर उसका एक पाइप जोड़ देंगे चूल्हे में और जल जाएगी गैस। इनको थोड़ी परेशानी आती है। परेशानी आती है देश के 140 करोड़ लोगों को। ऐसे उल्टे पुल्टे और जिसका कोई अर्थ नहीं है, बेअर्थ की बात करने वालों को परेशानी। प्रभात जी, हालांकि मेरा सवाल थोड़ा बड़ी तस्वीर पर आधारित था। मैंने आपसे कहा ईरान और भारत दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की 3 बार बात हुई है, जहाज की सुरक्षा पर बात हुई है। क्या आपको यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती सर? मेरा सवाल आपसे ये था, लेकिन उस पर खैर आपने जवाब दिया। विजय जी, हाँ विजय जी ठीक है, एक बार प्रभात जी के आरोपों पर जवाब दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगी। ठीक है विजय शर्मा जी। मीनाक्षी जी, मैंने बोला था अनुराग जी, विजय जी रिस्पॉन्ड करिए इस बात पर, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगी। बाकियों का ऑर्डर डाउन करिए अभी थोड़ी देर के लिए, 1 बाय 1 बोलेंगे सब प्लीज। हाँ विजय शर्मा बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं प्रभात जी की बात का जवाब दूं। हंस रहे हैं, ये राज्यसभा में आपके मणिशंकर अय्यर जी की स्टेटमेंट है जो लेके बैठा हूं मैं। तो आप प्रभात जी झूठ मत बोलिए। दूसरा, आपने बोला कि गरीबों का क्या पता। अरे गरीबी तो राहुल गांधी कहते थे, उड़ीसा में स्टेटमेंट दी थी कि गरीबी तो मानसिकता है, एक गरीबी कुछ नहीं होती है। ये वो लोग हैं। रेणुका चौधरी जी का मैं वीडियो दिखा देता हूं। आप 950 रुपए नहीं दे सकते हो सिलेंडर के लिए। ये वो लोग हैं गरीबी का मजाक उड़ाने वाले। तो आपसे हमें कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, किसी तरह की कोई कमी आने वाली नहीं है। अभी ईरान की यहां से स्टेटमेंट आने वाली है, उन्होंने हमारे लिए इंतजार करेंगे उस स्टेटमेंट का भी विजय जी। लेकिन देश की जनता को जो मुद्दे सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जब बात सर पेट पर आती है ना, रोटी पर आती है, तो सरकारें उस टाइम पर हिल जाती हैं सर। आप लोग तो इसके भुक्तभोगी हैं। प्याज पर सरकार चली गई थी, प्याज के दामों पर, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और गैस की बात सर, हो सकता है बड़े घरों में पाइपलाइन से गैस जा रही है, लेकिन सर जिन घरों में सिलेंडर जाता है ना, उन घरों के लोग आज किस माइंडसेट में है ये सोचिएगा। इसलिए
अगर विपक्ष भी वो सवाल जिन सवालों को एड्रेस करना चाह रहे हैं, अगर वो गंभीरता से एड्रेस हो तो शायद एक बेहतर स्थिति होगी। ठीक है, अनुराग जी बोलिए। मीनाक्षी जी, हाँ, देखिए, मैंने बोला था जनसत्ता की खबर थी, ट्रेन में सफर में ले जाएं घर का खाना, एलपीजी कमी के बीच आईआरसीटीसी का नया प्लान, रिफंड किया जा सकता है यात्रियों का पैसा। आगे लिखते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालयों में बुरी तरह प्रभावित है, जिससे उन्होंने मेनू में कटौती करनी पड़ रही है, वैकल्पिक खान पान की व्यवस्था करनी पड़ रही है। अब भारतीय रेल का खान पान और पर्यटन निगम भी इससे अछूता नहीं रहा है, जिसके चलते रेलवे पका हुआ खाना परोसने की सुविधा को अस्थायी रूप से बंद करने पे विचार कर रहा है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, अब कल अभी विचार कर रहा हूं, कल मान लो हो जाएगा। तो मैं खबर बता रहा हूं, खबर तो मैं पेपर से मिलेगी ना, तो हम वो पेपर की जनसत्ता की खबर आपको बताई। सवाल यह है कि हम देश के नागरिक हैं, विपक्ष भी इस देश का नागरिक है, हमें उतनी ही चिंता है जितनी चिंता आपको होनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं, हमको यहाँ अफवाह फैलाते नहीं है। 60 रुपए आपने बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया, तो आप बोल दीजिए 60 रुपए जो आपने बढ़ाया अफवाह है, आप बोल दीजिए अफवाह है, 60 रुपए नहीं बढ़ाया एलपीजी पे, मैं मान जाऊंगा अफवाह है। आप यहाँ बोल दीजिए कि रेस्टोरेंट में और वगैरह वगैरह में एलपीजी गैस की कनेक्शन की कोई कमी नहीं है, अफवाह है, बोल दीजिए सबको मिलता रहेगा। ठीक है, बड़ा सवाल है अनुराग भदौरिया का यहाँ पर। मलुक नागर जी, सर सवाल सुनिएगा, बड़ा उनका दावा है यहाँ पर। सर, मुंबई में बीते दिन 50% होटल्स में दिक्कत आ गई थी, ये वहां के एसोसिएशंस बता रहे हैं। अयोध्या में तो राम रसोई बंद हो गई सर, कल बड़ी खबर थी कल के दिन की, सब जगह नोटिस और उसका पिक्चर वायरल हो रहा था। तो देखिए, ये सब बातें जो ग्राउंड पर घट रही हैं सर, कमर्शियल जहां पर सिलेंडर सप्लाई होते हैं, वो एक संकट की सूरत दिखाई दे रही है। विपक्ष की चिंता भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ही होगी ना सर, कि घरों में अब ये दिक्कत ना हो जाए, उसके लिए आप बेहतर तरीके से तैयार हो। तो क्या आज उम्मीद करें कि सदन में एक बेहतर चर्चा होगी, हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगी चर्चा? मलुक नागर जी। नहीं, मीनाक्षी, मलुक नागर बोलेंगे अनुराग जी, प्लीज। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, होटल बताइए, मलुक नागर जी बताइए। देखो यही बात है, फिर आप कहोगे इसको रोको, ये सब पता है मेरी बात। अनुराग जी अभी आप जवाब सुनिए, ठीक है? अनुराग जी को आगे नीचे करिएगा। मलुक नागर बोलिए। 85 देशों में इस युद्ध का फर्क पड़ रहा है, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उसको रोकने के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है, तमाम रास्ते अपना करके उनको कंट्रोल करके और अपने देश को युद्ध की आग से अलग रखा जा रहा है, जबकि पूरा विश्व में आपस में देश सब लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष को लोगों को डरा के, भय घुसा के उनको इतना होपलेस नहीं करना चाहिए कि वो एक की जगह 2-2, 3-3 सिलेंडर अपने घर में लाके रख सके, या जो बिचौले या जमाखोर उसका फायदा उठा सके। चलिए, लेकिन इसके साथ सर मेरी उम्मीद ये भी है, सत्ता पक्ष से और सत्ता के सहयोगी जो हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, बार बार वो ये जिक्र कर रहे हैं कि कालाबाजारी अफवाह, लेकिन इन सबके बीच कालाबाजारी जहां हो रही है उस पर लगाम लगाइए। क्यों नहीं गिरफ्तारियां होते हुए हमको दिखाई दे रही है, उस पर मिसाल कायम करिए ना, वो पिक्चर रखिए सबके सामने जहां पर और एक्शन की सूरत दिखाई देनी चाहिए। और बाकी इंतजार आज शाम 4:30 बजे का रहेगा, जब विपक्ष से राहुल गांधी बोलेंगे। हो सकता है बाकी कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स को भी विपक्ष से बोलने का अवसर मिले। एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए, इसकी उम्मीद है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम की मंत्रियों को नसीहत के बाद एक्शन में सरकार। ईरान संकट पर नजर रखने के लिए बनी 3 सदस्यों की कमेटी की कई बैठकें। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी शामिल। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए राहत की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा पहला शिप। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय शिप को दी आवाजाही की इजाजत। महायुद्ध का आज 13वां दिन। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले जारी। ईरानी सेना के ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिकी सेना का बयान, दिन ब दिन खत्म हो रही है ईरान की वायुसेना। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आने वाला पहला जहाज मुंबई पोर्ट पहुंचा और ये जहाज युद्ध के बाद अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर अभी ग्राउंड जीरो बना हुआ है पूरे तनाव का, उसे पार करके भारत पहुंचा है। जहाज 1,35,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चा तेल लेकर आया है, जिसे मुंबई के
बहौल स्थित रिफाइनरी में भेजा जाएगा। खास बात यह है कि भारत के आधे से ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से आती है। ऐसे में इस जहाज का सुरक्षित मुंबई पहुंचना देश के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। और अमेरिका लगातार युद्ध में है, लगातार दोनों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और इजराइल ने भी इस पूरे युद्ध में हिस्सा लिया हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कमी जो है देखने मिल रही है। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना हमारा देश भारत देश कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात सामने आई है। कच्चे तेल को लेकर पहला जहाज जो है वो मुंबई पोर्ट पर पहुंचा है। शेलोंग सुजमैक्स इसका नाम है और ये मुंबई के पास जो है इसको पार्क किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूत्रों के अनुसार ये बात भी सामने आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पार करते हुए भारत ये शेलोंग जो जहाज है ऑयल टैंकर है वो यहाँ पर पहुंचा है। तकरीबन जहाज में 1,35,000 मेट्रिक टन से ज्यादा कच्चा तेल है, जिससे मुंबई के माहौल स्थित रिफाइनरी में भेजा जाएगा। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये तस्वीरों में यही वो जहाज है, शेन लॉन्ग इसका नाम है और ये कई किलोमीटर का जो रास्ता है, कई नॉटिकल माइल्स का रास्ता है वो पार करते हुए मुंबई पहुंचा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है मुंबई के समुद्र का और उसको यहाँ पर पार्क किया गया है। खास बात यह है कि भारत के आधे से ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से आती है। ऐसे में इस जहाज का सुरक्षित मुंबई पहुंचना देश के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ये अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें जो हैं वो देखने लायक हैं क्योंकि ये जो जहाज है ये कच्चा तेल इसमें है और ये माहौल की रिफाइनरी में जाता है। अगर आप देखें तो ये पाइप जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इस जहाज से डायरेक्ट जो है वो पाइप में कच्चे तेल को डाला जाता है और माहौल रिफाइनरी में इसको भेजा जाता है। बाकी जो छोटे छोटे बोट्स हैं वो यहाँ पहुंचती हैं, उसमें कच्चे तेल को लाया जाता है, डाला जाता है और फिर यहाँ से भेजा जाता है। जब ये पूरा शेलोंग जहाज यहाँ पर खड़ा हुआ है ये भारत के लिए बहुत राहत की बात है क्योंकि लगातार जो कच्चे तेल की कमी है उससे देश जूझ रहा है, लगातार जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सही सलामत ये जहाज जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। सऊदी अरब में ये अटका हुआ था, कुछ दिन अटकने के बाद आगे बढ़ने की अनुमति इसको मिली और आगे बढ़ने की अनुमति के बाद आज तकरीबन तड़के ये जहाज जो है वो मुंबई के पास पहुंचा। ईरान इस वक्त अपनी जमीन से ज्यादा समंदर की सरहदों की हिफाजत पर जोर दे रहा है क्योंकि जमीनी युद्ध का मतलब अंतहीन युद्ध बन जाया करता है और इसीलिए उसका फोकस अब उस समुद्री रास्ते पर है जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक बड़ा सेंटर है। ईरान जोर देकर कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किसी भी कीमत पर खोलने को तैयार नहीं, वहां से सिर्फ चीन और दोस्त मुल्कों के लिए ही रास्ता खुलेगा। वहीं अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला रूट खोल दो, नहीं तो ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान अमेरिका आमने सामने है। देखिए ईरान के हॉर्मूज के ग्राउंड रिपोर्ट। ईरान युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा? ट्रंप का जनरल ईरान का मुरीद हो गया। हॉर्मुज से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी।